गांव की पुरानी चौपाल में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे चांद को किसी ने जबरदस्ती कैद कर रखा हो। पीपल के दरख्त के नीचे लटकी हुई लालटीन हल्की हल्की हिचकोले खा रही थी और उसकी पीली रोशनी में गांव के दो किसान और बाबा शेवराम बैठे थे। अचानक सबकी नजरें बाबा शेवराम पर जा ठहरे। बाबा शेवराम गांव के सबसे पुराने आदमी थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखें जिनमें जैसे वक्त कैद हो। लोग कहते थे बाबा ने वो दिन भी देखे हैं जो अब सिर्फ कहानियों में जिंदा है। बाबा ने खिनकार कर गला साफ किया। क्यों भाई? वो धीमी आवाज में बोले। आज फिर डरावनी कहानी सुनने का जी है क्या? एक नौजवान हंस पड़ा। बाबा, आपकी कहानियां डरावनी नहीं होती, सच्ची होती हैं और यही डर लगाता है। आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। सुनो बच्चों, ये बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी है। उस वक्त ये गांव ऐसा नहीं था जैसा आज है। न बिजली थी, न पक्की सड़कें और ना ही ये शोर। तब ये गांव अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था। वो रुके, जैसे यादों में कुछ ढूंढ रहे हों। गांव के मगरिब में एक पुराना कुआं था। हम उसे पाताल कुआं कहते थे। कहते थे कि ये कुआं जमीन के सीने में बहुत गहरा उतरता है। इतना गहरा कि नीचे क्या है कोई नहीं जानता। दिन में तो औरतें वहां से पानी ले आती थीं, मगर सूरज डूबते ही इस तरफ जाना सख्त मना था। एक लड़के ने बीच में पूछा, बाबा क्यों मना था? बाबा की आंखें तंग हो गईं, क्योंकि वहां से रात को आवाजें आती थीं। चौपाल में बैठे सब लोग खामोश हो गए। उस जमाने में गांव में एक किसान रहता था, मोहन लाल। बहुत मेहनती, बहुत शरीफ। उसकी बीवी कमला और बेटा रोहन खुशहाल नहीं थे, मगर सुकून से जीते थे। बाबा की आवाज भारी हो गई, लेकिन कमला अक्सर बीमार रहती थी। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई, बुखार में तप रही थी। मोहन लाल ने कहा, मैं कुएं से ठंडा पानी ले आता हूं, शायद अफाका हो जाए। बाबा ने सर हिलाया। लोगों ने इसे रोका, कहा, मोहन मत जा, आज अमाउस की रात है। मगर मोहन लाल जिद्दी था। चराग उठाया और अकेला कुएं की तरफ चल पड़ा। लालटेन की लो जरा सी कांपी। जब वो कुएं के करीब पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। पहले तो उसने ध्यान न दिया, मगर फिर रोने की आवाज आई, औरत के रोने की। बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज अदा किए। मोहन लाल ने आवाज दी, कौन है वहां? जवाब में कुएं के अंदर से हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान के दिल को चीर दे। एक किसान ने बेचैनी से पहलू बदला। मोहन लाल ने चराग आगे बढ़ाया और तब उसने देखा। बाबा शेवराम ने अचानक बोलना रोक दिया। कुएं के किनारे एक ढांचा खड़ा था। चौपाल में बैठे सब लोग चूक गए। हड्डियों का ढांचा, आंखों की जगह गढ़े, मगर उन गढ़ों के अंदर से सुर्ख सी रोशनी झलक रही थी। बाबा ने सरगोशी की। वो कोई भूत नहीं था, वो कंकाल था। खामोशी गहरी हो गई। मोहन लाल की तरफ देखा और बोला, आखिरकार कोई तो आया। मोहन लाल वहीं जम गया, न भाग सका न चीख सका। कंकाल ने अपना हाथ बढ़ाया। हड्डियों की उंगलियां चराग के शीशे से टकराईं और चराग बुझ गया।
अगली सुबह मोहनलाल गांव लौटा, मगर वो पहले जैसा नहीं था। बाबा ने नौजवानों की तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं। वो कम बोलता था, और जब बोलता तो लगता जैसे कोई और बोल रहा हो। रातों को वो घर से निकल जाता। कमला ने पूछा तो बस इतना कहता, मुझे बुलाया जा रहा है। रोहन, उसका बेटा, एक दिन रोते हुए गांव वालों के पास आया। वो कहता था, बाबा रात को बातें करते हैं, मगर किसी इंसान से नहीं। वो कुएं से बात करते हैं। फिर एक एक करके अजीब वाकयात होने लगे। गांव के जानवर रात को मरने लगे। कुएं के आसपास से हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज आती। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, और फिर एक रात पूरा गांव जाग उठा। कुएं की तरफ से चीखें आ रही थीं। मोहनलाल की आवाज और उस कंकाल की। जब हम वहां पहुंचे तो मोहनलाल कुएं के किनारे खड़ा था, और उसके पीछे वही कंकाल। कंकाल बोल रहा था, कह रहा था, ये मेरा कुआं है, ये मेरा गांव था। बाबा ने लंबी सांस ली। तब हमें पता चला, ये कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि राजा वीर सिंह का था। एक जालिम जमींदार, जिसे बरसों पहले गांव वालों ने मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी लाश तो गुल सड़ गई, मगर उसकी हड्डियां और उसकी रूह यहीं कैद रह गई। कंकाल ने मोहनलाल के कंधे पर हाथ रखा और चीख कर कहा, तो मेरा वारिस है अब। बाबा की आवाज कांप गई, और मोहनलाल कुएं में कूद गया। लालटेन जोर से हिली। अगले दिन कुआं सूख गया। मोहनलाल की लाश कभी नहीं मिली। कमला पागल हो गई। बाबा शिवराम ने आहिस्ता कहा, हमने सोचा कहानी खत्म हो गई, मगर हम गलत थे। आज भी जब अमाउस की रात होती है तो कुएं के पास से हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज आती है। बाबा ने नजरें उठाईं, और जो कोई उस आवाज के पीछे जाता है वो वापस नहीं आता। अगर उस रात वो तीनों वहां ना जाते तो शायद आज जिंदा होते। किसकी बात कर रहे हैं चाचा? कार्तिक और उसके दोस्तों की। कार्तिक? वो रामू काका का बेटा। मगर चाचा गांव के लोग तो कहते हैं कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। मगर रामू काका कह रहे थे कि उसकी किसी ने हत्या की है। आप कुछ जानते हैं तो शोरों से बताई ना। वैसी भी जब तक बारिश नहीं रुकती हम घर नहीं जा सकते, और लग नहीं रहा कि ये जल्दी रुकने वाली है। ये पिछली गर्मियों की बात है। ये वो जगह थी जहां आवाज़ों का मुताला होता था, मगर उस दिन आवाज़ ने खुद उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। आज रात की रिकॉर्डिंग गैर मामूली है। जो सिग्नल मिला है वो किसी भी बहरी जानवर के पैटर्न से मेल नहीं खाता। पहले भी अजीब आवाजें आई हैं। शायद कोई नई स्पीशीज हो। नहीं, पैटर्न बहुत बहुत मुनज्जम है, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद तीनों आवाज़ को आइसोलेट करने के लिए वॉइस आइसोलेटर रूम में आते हैं। रेडी? फ्रीक्वेंसी 42.7 हर्ट्ज। शुरू। मैं कुछ सुन रही हूँ, जैसे कोई चल रहा हो। ये सिर्फ इन्फ्रेंस साउंड है। जहन खुद मानी घड़ लेता है। ये रियल टाइम फीड नहीं है।
ये सिग्नल वापस कैसे आ रहा है? नायब, आप कंट्रोल रूम में जाके चेक करें, फ्रीक्वेंसी वेव्स कंप्यूटर पे शो हो रही हैं या नहीं। हमजा, डॉक्टर सहर। नायाब को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नायाब जब कंट्रोल रूम के पास पहुंची तो वहां की दीवार पे व्यू फॉर्म बनी हुई थी। नायाब हैरान हो गई और सोचने लगी कि ये कैसा सेंटर है जहां आवाज खुद ब खुद दीवार पे लिखी जा रही है। रात को हमजा कंट्रोल रूम में बैठकर स्पेक्ट्रोग्राम देख रहा होता है। स्क्रीन पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ हरूफ की शक्ल में आने लगती है, गैर इंसानी मगर मुनस्सम। डॉक्टर सहर, ये व्यू फॉर्म का पैटर्न कोई एल्गोरिदम नहीं, ये तो किसी की लिखाई लग रही है। डॉक्टर सहर खामोश खड़ी, नजरें स्क्रीन पर जमा कर। मैं जानती थी कि ये सिग्नल आम नहीं, मगर ये इतनी जल्दी जवाब देगा ये नहीं सोचा था। कुछ देर में नायाब वहां आती है और डॉक्टर सहर कहती है, उसे गौर से सुनो। हर 7 सेकंड बाद शोर में एक ब्रेक आता है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। क्या समंदर सांस ले सकता है? ये समंदर नहीं, ये कार्तिक सारी बात उन दोनों को बताता है। हमारी लैब में काला साया। ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। गाइस, रिलैक्स, हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, डोंट वरी। अगले दिन कार्तिक उन दोनों को बताता है कि उसी एक तांत्रिक के बारे में पता चला है और वही उनकी मदद कर सकते हैं। वो तीनों बगैर टाइम जाया किए तांत्रिक के गांव के लिए निकल जाते हैं। वो 3 रात तक तांत्रिक के गांव पहुंच जाते हैं। वो गांव बहुत ज्यादा डरावना और अजीब लग रहा था। ये गांव कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम लोग महसूस कर रहे हो? हाँ, और हमें इसी गांव में वो तांत्रिक मिलना है जो हमारे मसले का हल बता सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब अफसाना नहीं है, वरना हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। सुना है यहाँ एक तांत्रिक रहता है, हमें उससे मदद चाहिए। कहाँ है वो? वो गांव के आखिर में जंगल के किनारे रहता है, लेकिन खबरदार, वो शख्स आम नहीं है। वो काला साया हमें खत्म कर देगा, हमें उसके पास जाना ही होगा। यही है वो जगह, तैयार रहो। लोग उसे पागल कहते हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। वो तीनों बाबा की झोपड़ी में जाते हैं और काफी ज्यादा तारे हवे होते हैं। तभी तुम लोगों का ही इंतजार था। मैं जानता हूँ सब, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाबा, अब जो बोलेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार है। बस उस काले साए से हमारा पीछा चुरा दें। चलो फिर एक काम करो, अपनी बलि दे दो तुम तीनों, साया हमेशा के लिए चला जाएगा। जैसे ही बाबा ने ये बोला, तीनों चौंक गए और अचानक सब कुछ हिलने लगा। और कुछ देर बाद वो लाभ वाला काला साया उनके साथ मौजूद था। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कार्तिक बोला, ये यहाँ बाबा। तुम लोग हंसकर मेरे विधि पर मजाक करते थे, और अब तुम्हारी हकीकत सामने आएगी। और फिर वो काला साया उन तीनों को मार देता है। वो काला साया जो तुम्हारे लैब में था, वो मेरे भेजे हुए था, और जो शख्स तुम्हें यहाँ आने को कहा वो भी मैं ही था। क्योंकि तुम लोग मेरे विधि पर हंसते थे, कहते थे कि ये सब ड्रामा है, साइंसी लोग जो हर चीज का मजाक उड़ाते हैं। अब तुम्हें सबक मिलेगा। बाप रे, कितनी भयानक दुर्घटना थी। इल्म और मजाक कभी कभी खतरनाक साबित होते हैं। 3 साइंसी दिल जो हकीकत का मजाक उड़ाते थे, अपने ही गुरूर की कीमत चुका गए, और काला साया
हमेशा के लिए रह गए। बलूरापुर गांव के 3 आदमी शाम ढलते ही हमेशा की तरह बड़े बरगद के नीचे बैठे गपशप कर रहे थे। लियाकत बोला, यार रोज शाम होते ही ये बिजली गायब हो जाती है। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा, इस वक्त की मोरी पकोड़ी के साथ गपशप का अपना ही मजा है। बस एक ही कमी है, आज भी नासिर चाचा नहीं आए। नासिर चाचा की कहानियों के बगैर तो हमारा रोज का महफिल अधूरा रह जाता है। कहा। इतने में दूर से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। लो भाई, आ गए तुम्हारे नासिर चाचा। अरे वाह, आज तो हम यही सोच रहे थे कि शायद नहीं आएंगे। नासिर चाचा बैठे गहरी सांस के साथ बोले, कहानी सुनना चाहते हो? सब ने एक साथ हाँ में सर हिला दिया। वो सच्ची वाकयात वाली कहानियां सुनाई जो आप मुख्तलिफ बस्तियों में देख कर आए थे। नासिर चाचा मुस्कुरा कर बोले, आज जो सुनाऊंगा वो एक ऐसी चीज से जुड़ा है जिस पर शायद तुम यकीन न करो। नासिर चाचा ने लंबी सांस ली। ये उस वक्त की बात है जब मैं नया नया कंपाउंडर बना था। पहली पोस्टिंग काला पानी खेत के पास एक छोटे से डिस्पेंसरी में हुई। वो जगह गांव से काफी दूर थी। रात को तो वहां पता भी हले तो ऐसा लगता था कि कोई खड़ा देख रहा है। डिस्पेंसरी के पीछे एक टूटा हुआ कुआं था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे उसमें रात के वक्त कोई चीख कर रोता है। मैंने पहले तो मजाक समझा, लेकिन एक वाक़े ने उसे हिला कर रख दिया। उस रात हुआ तेज थी, जैसे कोई गुस्से में दरख्त हिला रहा हो। मैंने चाय पीकर सोने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी है। यह आवाज कांपती हुई थी, जैसे किसी ने खौफ में चीख रोक रखी हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक नौजवान लड़का खड़ा था, चेहरा पसीने में भीगा हुआ, सांस फूली हुई। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, वो नीम बेहोश पड़ी है, आप मेरे साथ चले? मैंने बुला झिझक अपना बैग उठाया। कहाँ रहते हो तुम? कुएं के पार वाले खेत में, थोड़ा दूर है, लेकिन आप जल्दी चलें। हम दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते गए। रास्ते में हवा अचानक बहुत सर्द हो गई। कुएं के पास पहुंचकर मैंने अजीब चीज महसूस की। हवा रुक गई थी, जैसे किसी ने इर्द गिर्द की फजा दबा दी हो। अचानक कुएं के अंदर से कुछ फसला, जैसे कोई बड़ा सा जिस्म पानी से निकला हो। मैं चूका, लेकिन लड़के ने फौरन कहा, डरिए मत, इस तरफ आइए, घर बस चंद कदम दूर है। झोपड़ी में अंधेरा था, बस एक मध्यम दिया जल रहा था। अंदर एक बूढ़ी औरत जवान लड़की को सहारा दिए बैठी थी। लड़की बेहोश, सांस भारी, माथा तपता हुआ। मैंने फौरन नब्ज चेक की। बड़ी तेज बुखार है, शायद कोई पुराना इन्फेक्शन बिगड़ गया है। मैंने दवाएं दी, इंजेक्शन लगाया और आधा घंटा गुजरे बगैर लड़की की सांस सीधी होने लगी। बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारी नस्ल बचा ली। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा फर्ज था। लड़के ने कहा, चलें डॉक्टर साहब, मैं आपको वापस छोड़ आऊं। मैं थका हुआ था, लेकिन जाने लगा। वापस आते हुए रास्ते में एक अजीब बात हुई। चांदनी थोड़ी सी निकली तो मैंने देखा लड़के का साया जमीन पर नहीं है। मेरे कदम रुक गए। लड़के ने फौरन कहा, चलिए ना, रात ज्यादा हो रही है। मैं खामोश होकर चल पड़ा, लेकिन दिल अंदर से डर से सहम गया था। कुएं के पास पहुंचते ही लड़का अचानक रुक गया। बस आप यहां से सीधे चले जाएं, मैं यहीं से मुड़ जाऊंगा। और फिर वो कुएं की तरफ देखकर मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं थी। नासिर ने एक लफ्ज ना कहा और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ लौट आया। सुबह डिस्पेंसरी के बाहर 4 गांव वाले आए। डॉक्टर साहब, आप ठीक है ना? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, क्यों? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखकर बोले, रात को आप कुआं पार करके किसके साथ गए थे? मैंने कहा, एक लड़के के साथ, उसकी बहन बीमार थी। गांव वाले बैठ गए जैसे जमीन निकल गई हो। डॉक्टर साहब, वो लड़का तो 3 साल पहले मर गया था, इसी कुएं में डूबकर। मैं चौंक गया और कहा, मगर मैंने तो उसके घर उसकी बहन को दवाएं। गांव वाला बोला,
उधर कोई झोपड़ी ही नहीं है, बरसों से वीरान पड़ा है। वो लड़का अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। मरते वक्त उसने यही कहा था, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, शायद वो अपनी बहन को बचाने के लिए आखिरी बार आपको खुद लेकर आया था। वो भूत नहीं था, वो एक भाई था जो सिर्फ कर्ज चुका रहा था। नासिर चाचा की कहानी खत्म हुई तो बरगद के नीचे मुकम्मल खामोशी छा गई। अगर कभी रात के वक्त अकेले में तुम्हें कोई तुम्हारा नाम ले और आवाज बहुत अपनी सी लगे, तो याद रखना, हर अपनी आवाज तुम्हारी नहीं होती और हर याद तुम्हें बुलाने के लिए नहीं होती, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ लेने आती हैं। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जो मैप पर तो छोटा है, लेकिन उसके राज बहुत गहरे हैं। ये शहर दिन के वक्त बिल्कुल आम लगता है। तंग गलियां, पुरानी हवेलियां, दीवारों पर उतरी हुई पेंट और छोटी छोटी दुकानें। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, ये शहर अपनी असली शक्ल दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, यहाँ रात एक इंतजार होता है। इंतजार उस चीज का जो नाम से बुलाती है। इस शहर में एक पुराना कानून है जो सालों से चला आ रहा है। हर घर के दरवाजे के बाहर मिट्टी या चौक से लिखा होता है एक हिदायत, एक दुआ, एक वार्निंग। लोग कहते हैं कि ये लिखावट दरवाजों को बंद नहीं करती, बल्कि यादों को ताज़ा रखती है। रात के वक्त कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलता, और अगर निकलना मजबूरी हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। सबसे अहम कानून ये है कि अगर कोई आवाज़ तुम्हारा नाम ले तो जवाब देना मना है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस शहर में एक औरत रहती थी। उसकी कहानी कोई पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन कुछ टुकड़े हर घर में बिखरे हुए हैं। किसी के लिए वो बदनसीबी की मिसाल है, किसी के लिए अधूरी मोहब्बत, और किसी के लिए सिर्फ एक भूल जो कभी दफन नहीं हुई। उस रात के बाद जब वो औरत गायब हुई, शहर ने उसका नाम लेना छोड़ दिया। लेकिन नाम भूल देने से यादें नहीं मरती, और जब यादें जख्मी हों तो वो रास्ते ढूंढ लेती हैं। कहते हैं कि वो औरत रात के वक्त वापस आती है, ना दिखाई देती है, ना छू सकती है, बस आवाज बन जाती है। शुरुआत छोटी चीजों से होती है। रात के वक्त हवा का अचानक रुक जाना, किसी खाली गली से पायलों की हल्की सी झनक, दरवाजों के बाहर मिट्टी पर अजीब से नक्श जो सुबह तक गायब हो जाते हैं। शहर के लोग इन निशानियों को नजरअंदाज करना सीख चुके हैं, क्योंकि यहाँ डर से ज्यादा खामोशी जरूरी है। जितना कम तुम महसूस करते हो, उतना ही जिंदा रहते हो। लेकिन हर शहर में कोई न कोई होता है जो कानून भूल जाता है। पहली आवाज हमेशा पहचानी हुई होती है, कभी माँ की तरह, कभी बहन की, कभी बचपन के दोस्त की। आवाज में न गुस्सा होता है, न धमकी, सिर्फ अपनापन। नाम इस तरह लिया जाता है जैसे सालों बाद कोई याद करे, और जो इस आवाज को अपनी यादों से अलग नहीं कर पाता, वो पीछे मुड़ जाता है। उस रात के बाद सुबह एक और घर खामोश होता है। दरवाजा बंद होता है, अंदर सब कुछ अपनी जगह पर होता है, बस इंसान नहीं होता। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये सिर्फ लोगों को नहीं उठाती, ये उन्हें चुनती है। उन्हें जो भूल चुके होते हैं, उन्हें जो अपनी कहानी अधूरी छोड़ आए होते हैं। शहर के बुजुर्ग कहते हैं कि वो औरत उन्हें ले जाती है जो उसकी तरह अधूरे हैं, जो पूरे होने का वक्त खो चुके हैं। और जब वो ले जाती है तो सिर्फ जिस्म नहीं ले जाती, पहचान भी मिटा देती है।
कुछ लोगों के नाम धीरे धीरे यादों से गायब हो जाते हैं। तस्वीरों में चेहरे धुंधले पड़ने लगते हैं और फिर एक दिन कोई याद ही नहीं रखता कि वो कभी था भी।